Hello, my dear students. Welcome to NSP Tutorials, and I hope you all are doing well. And today we'll start the part 3 of the rotational motion. Already हमने exercise 1 का 12 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट कर ही लिया है. पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोडेड है. एंड चलो, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो भाई, एक चीज़ और, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सब्सक्राइब लाइक शेयर तो कर ही रहे हो, इसके लिए दिल से धन्यवाद. और आप ऐसे ही करते रहें और हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे. ठीक है ना. चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका था एंड क्वेश्चन नंबर 13. सो क्वेश्चन नंबर अगर 13 की मैं बात करूँ, इस क्वेश्चन नंबर 13 को जब आप पढ़ेंगे ना, इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन को जो 13 में जो दे रखा है ना, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा एग्जामिनेशन में अच्छे से करना, क्योंकि जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आप जल्दबाजी में कुछ गलती ना कर बैठे. क्या बोला है? द मोशन ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ रिजिड बॉडी which is not pivoted or fixed in some way is either a pure dash or a combination of translational and rotation. The motion of a rigid body which is pivoted or fixed in some way is dash. मतलब सिंपल सी बात है कि आपको इसी क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स ए एंड बी में फिल करना है. ऑप्शंस दे रखा है, तो क्वेश्चन का हर एक सेंटेंस हम समझ लेते हैं. मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज़ नॉट पाइवोटेड एंड नॉट फिक्स्ड इन सम वे आइदर इज प्योर. देखो यार, कोई भी चीज़ अगर पाइवोटेड नहीं है और किसी एक्सिस के अबाउट फिक्स नहीं है, उस केस में प्योर क्या ही हो सकता है? प्योर तो ट्रांसलेशनल ही होगा. तो देखो, प्योर ट्रांसलेशन किस में? एक बी में है एंड सी में है. तो सबसे पहले चलो, ए और टी तो पहले ही खत्म हो गया. एंड नेक्स्ट सेंटेंस और पढ़ते हैं. द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज पाइवोटेड और फिक्स्ड इन सम वे. अच्छा, फिक्स किस में हो सकता है? तो फिक्स या पाइवोटेड का मतलब सिर्फ इतना सा बात है कि देखो, लेट सपोज ये तुम्हारा गाड़ी का पहिया है, ठीक है ना. ओके. तो क्या इस अपने एक्सिस के अबाउट क्या फिक्स है कि नहीं है? हाँ या नहीं? तो अगर मैं यहाँ से एक कोई पेंडुलम ले लूँ, तो यहाँ पे तो पाइवोटेड भी तो हो गया ना. ये भाई साहब लाइक ऐसे जाएगा, एक मिनट, ये कुछ इस तरीके का है, तो यहाँ से आके ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं. इनफैक्ट मैं इसको ऐसे भी मूव करवा दूँ ना, तो हमेशा कौन सा आ जाएगा? सेकेंड वाले में रोटेशन एंड द फर्स्ट वाले में ट्रांसलेशनल. सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो गया? बी. सिंपल सी बात है, जब अपन ने रोटेशन स्टार्ट किया ही था ना, तब वहाँ पे अच्छे तरीके से हमने ये चीज़ को समझ रखा था. अगर कोई भी चीज़ को फिक्स नहीं करोगे किसी भी एक्सिस के अबाउट और उसको मोशन दोगे, तो सीधी लाइन में चलेगा, जो कि ट्रांसलेशनल होता है. जब आपने उसको मोशन दे ही दिया तो फिर रोटेट करने लग जाएगा, तो प्योर रोटेशन वाले में चीज़ें आ जाएंगी. ठीक है ना. चलो, नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 14. 14 में क्या कहता है? अगेन ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, अच्छे से देखना है. 14 में इसने बोला इन रोटेशन, एक मिनट, हाँ, इन रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, एक मिनट, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस every dash the body moves in dash which lies in a plane dash to the axis and has its center on the axis. चलो एक एक करके अपन मैच कराते हैं. दैट मीन्स मैं सीधा से इतना बात यहाँ समझ सकता हूँ कि रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस, एवरी क्या बॉडी का क्या हो सकता है यार? पार्टिकल ही तो होगा. तो दैट मीन्स कि पार्टिकल आएगा. पार्टिकल कितने में? ए सी डी में. चलो एक एक करके बात करते हैं. सो इन रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल. अच्छा, मूव्स इन अ सर्कल ही क्यों? देखो, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक क्या है, कोई एक बॉडी है, कैसा सर्कल बॉडी है, तो इस सर्कल का एक पार्टिकल, ऐसा ऐसा बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं. तो सारे के सारे पार्टिकल्स सर्कल में क्या करेगा? मूव करेगा. क्या करेगा? मूव करेगा. ठीक है ना. और क्या देखो, तो इस सर्कल को या किसी भी तरीके को, या तुम लाइक गाड़ी का पहिया ले लो. क्या गाड़ी का पहिया भी तो एक एक्सिस के अबाउट फिक्स ही रहता है? अगर वो फिक्स है, तो अगर पार्टिकल या गाड़ी का पहिया, अगर मैं आपको ये बता दूं कि सर ये गाड़ी का पहिया है और ये गाड़ी का पहिया क्या कर रहा है? ऐसे रोटेट हो रहा है अपने इस एक्सिस के अबाउट. तो इस गाड़ी का पहिया सर्कल में अगर रोटेट हो रहा है, तो सर्कल में इस गाड़ी के पहिए का, ठीक है ना, इस व्हील का हर एक पॉइंट क्या रोटेट करेगा? बिल्कुल. तो इसीलिए बोल रहे हैं अपन, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विच लाइज इन द प्लेन. अच्छा, किस प्लेन में होता है? ये तो सिंपल सी बात है कि सर्कल का जो प्लेन होगा उसके पर, देखो यार, सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है? एक्सिस.
इस चीज़ आपको क्लास में भी अच्छे समझाया है। आप इस चीज़ को याद करिए, आप जहाँ ही बैठ के सुन रहे हैं ना, तो एक चीज़ आप इमेजिन करो, आपके कमरे में फ़ैन होगा, फ़ैन को देखो, जब फ़ैन रोटेट करता है तो क्या फ़ैन जब रोटेट करता है तो फ़ैन, आप देखना आराम से, फ़ैन जब रोटेट कर रहा है तो मैं बोल दूं कि फ़ैन रोटेट हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ़ैन रोटेट कर रहा है, जो सीलिंग फ़ैन अपनी होती है, तो क्या उससे जो रॉड ऊपर बीचों बीच से निकला हुआ जो कि उसका एक्सिस है, हाँ, क्या वो परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अपन 14 का आंसर क्या बोल देंगे? सी। क्या हो जाएगा? सी। Every particle of the body moves in a circle and perpendicular, and which lies in the plane perpendicular to the axis and has its center on the axis. Done? कोई दिक्कत नहीं, ये तो रोटेशन का प्योर कॉन्सेप्ट ही इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 15। 15 में क्या कह रहा है? The center of mass of a body lies outside the body, always outside the body, may lie within, outside, on the surface of the body, and the lies always inside the body, and option D is the lies always on the surface on the body। ठीक है ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कहाँ कहाँ हो सकता है? कभी भी किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके विद इन में हो सकता है, नहीं तो आउटसाइड भी हो सकता है, नहीं तो सरफेस भी हो सकता है। तो बहुत कॉमन सी बात है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो 15 का आंसर क्या हो गया? बी। इस चीज़ को आप याद भी रखेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 16। चलो 16 को देखो। टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg है पोजिशन वेक्टर्स। आपको दोनों बॉडी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। अगर पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो पहले मैं ऐसे बोल दूं कि m1 कितना है? 1 kg। और m1 बॉडी का पोजीशन वेक्टर कितना दे रखा है? लिख ही लेते हैं, i प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर, ठीक है ना। m2 मास कितना दे रखा है आपको? 3 kg। एंड पोजीशन वेक्टर सेकेंड बॉडी का कितना है? -3i -2j प्लस का k। डन। इतनी सी बात है। पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी सिमिलर, एक मिनट, विल बी सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखो यार, इस क्वेश्चन में छोटा सा चांस है। आपसे ये नहीं पूछा है कि दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ठीक है ना। पूछा है दोनों का सेंटर ऑफ मास जहाँ कहीं भी होगा, आपको उस सेंटर ऑफ मास का जो भी पोजीशन होगा उसकी मैग्नीट्यूड इस ऑप्शन में से किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है क्या? मैं आपसे ऐसा कह देता हूँ, एक मिनट। देखो यार, क्योंकि यहाँ पे आई जे के तीनों में है ना, तो आप ये मानो कि 3D स्पेस में लेट सपोज कोई m1 मास यहाँ पे है और कोई m2 मास यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है कि इसका पोजीशन वेक्टर कहाँ हो जाएगा? कहीं भी बोल दो, मैं यही कह देता हूँ इसको कि इनका पोजीशन वेक्टर ये हो गया, क्योंकि x ए एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस, ए जेड एक्सिस तीनों में है ना। तो चलो, जब ऐसा कभी भी अपने पास होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? क्या मुझे आर सेंटर ऑफ मास निकाल देना चाहिए? अरे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहिए कि कहाँ भी होगा। चलो कैसे लिखते हैं? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को जब पढ़ोगे ना, इसमें आपसे आर सेंटर ऑफ मास पूछा ही नहीं है। इसमें क्या पूछा है कि आर सेंटर ऑफ मास जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा ना, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, उसकी मैग्नीट्यूड इस ऑप्शन में जितने 4 वेक्टर दे रखे हैं ना, किसके इक्वल में है, ये बोला है, ठीक है ना। चलो एक एक करके अपन सॉल्व कर लेते हैं। पहले जब आप सॉल्व कर लोगे तो m1 की वैल्यू इतनी i प्लस 2j प्लस के प्लस है यहाँ पे, m2 3 है -3i -2j प्लस के अपॉन m1 प्लस m2 4। मैं डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर देता हूँ। अब कितना इधर हो जाएगा? i प्लस 2j प्लस के, यहाँ पे माइनस का 9i माइनस का 6j एंड प्लस का 3k अपॉन 4। i में से 9 गया तो माइनस का 8i, 2j माइनस 6j तो माइनस का 4j एंड k प्लस 3k, 4k आपके पास आ गया। अपॉन में 4 है, तो जब कट कर दोगे
तो माइनस का 2i एंड माइनस का j प्लस का k। तो अपने पास जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आएगा वो माइनस का 2i माइनस j प्लस k आया है। ये आपसे पूछा ही नहीं है, तो गलती से ये आंसर देने चले मत जाना, ठीक है ना। पूछा है कि इस r से जो आपका ये निकला है ना, इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। तो लाओ जरा मैग्नीट्यूड भी चेक कर लेते हैं। r सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस 1 मिनट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 4 + 1 + 1 कितना है √6। अब ये चेक करो कि ऑप्शन नंबर जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ना, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड √6 हो। चलो पहले एक एक करके अपन चेक करें, आओ चेक करते हैं। फर्स्ट वाले का कितना है, लो फर्स्ट वाले का ही √6 आ गया। इसका कितना है 9 4 13, इसका है 14, इसका कितना है √4 4 8 9, इसका √9 है, इसका कितना है 4 4 8 है। तो आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाला सही हो गया। लो ठीक है ना। तो देख लो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है ना। चलो अगर आपको डिस्कशन सही लग रहा है, जो भी नए बच्चे हैं जो इस डिस्कशन को देख के समझ रहे हैं और आपको सही लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो अच्छे से आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना भूलना नहीं है, ठीक है ना। चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर कौन सा है 17। चलो 17 को देखते हैं। 17 में क्या बोला है, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो यार, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, अच्छा मतलब किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा। चलो ठीक है, तो मास ऑफ पार्टिकल पे बिल्कुल करता है, सिमेट्री ऑफ द बॉडी पे बिल्कुल करता है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बिल्कुल, इस तीनों पे तो डिपेंड करता है। आपने से पूछा किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो हाँ जी ऑप्शन नंबर डी, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, इस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो आई कैन ईजिली से कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम डजंट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 18। चलो 18 वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी कराया है, ध्यान से देखो आप। 18 में क्या बोला, द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L वेरीज एज m = λx वेयर लैम्डा इज कॉन्स्टेंट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है ना, जब अपन ने कभी एक रॉड का ऐसे, जैसे देखो ये कोई रॉड है, इस L लेंथ का कोई रॉड है, ठीक है ना, और इसका सेंटर ऑफ मास अपन ने निकाला था ना कि हाँ भाई साहब बीच में ही होता है L/2 पे। कैसे होता था सर, हमने बोला यहाँ से x डिस्टेंस पे गए, एक छोटा सा टुकड़ा काटा है, कितने dx थिकनेस का एक छोटा सा क्या कर दिया हमने, एक टुकड़ा स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया, और इस स्मॉल एलिमेंट का जो मास होता था उसको dm लेते थे, एंड फिर इसको हमने क्या किया था, सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास के लिए हमने क्या किया था, याद है आप सभी को, dm × x अपॉन dm। कहाँ से कहाँ करते थे अपन, 0 से L एंड 0 से L, बस खत्म। सिमिलरली अपन भी यहीं पे वैसा ही करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आओ प्योर कैलकुलेशन ही इसमें। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐसा कि x सेंटर ऑफ मास अगर मुझे निकालना है तो, सॉरी एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ dm × x अपॉन dm, कहाँ से कहाँ होगा, 0 to L एंड 0 to L। मेन मुद्दा है कि dm की वैल्यू कितनी है। आपको मास के वेरिएशन दे रखा है ना, तो dm निकालना आता है ना सबको। dm कितना हो जाएगा यहाँ पे, λx, क्योंकि dx छोटे से टुकड़ा के लिए है ना, तो dm इतनी हो गई। वैल्यू डाल दो, सारी पुट करो, λx dx × x, ठीक है, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ λx dx, कहाँ से कहाँ, 0 to L एंड अगेन 0 to L ऊपर भी, ठीक है ना। प्योर कैलकुलेशन करो। चलो लैम्डा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को ऊपर चलना है, सॉरी लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर कर दो, x² dx अपॉन 0 to L तो चलेगा ही,
एंड 0 to L, लैम्डा अगेन बाहर कर दीजिए आप इसको, एंड x dx, लैम्डा लैम्डा कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 0 to L, एंड एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to L। डन। चलो ऊपर करो, ऐसे लिखोगे, सारी लिमिट पुट कर दो, तो पहले L पुट करते हैं ना, एल क्यू बाई 3 माइनस का 0 अपॉन एल स्क्वायर बाई 2 माइनस का 0। डन। सो एल क्यू बाई 3 2 बाई एल स्क्वायर से गया तो अपनी आंसर आ गई 2L बाई 3। तो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा इस कंडीशन के लिए, 2L बाई 3। ठीक है ना, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2L बाई 3 इज ए, 18 का ए आंसर। चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 19 क्या कहता है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स लाइज ऑन द लाइन। चलो एक एक करके देखें। सेंटर ऑफ, देखो यार, एक मास m1a है एंड दूसरा मास m2a है, तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल लाइज। अच्छा, इस दोनों का, मैं कह रहा हूँ इस दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, इसका सेंटर मास हमेशा बीच में, अरे यार बीच में हो या यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए, कहीं भी हो जाए, 1 2 3 तीनों पॉइंट में कहीं भी हो जाए। देखो यार, m2 अगर m1 से ज़्यादा होगा तो 3 पे हो जाएगा, m1 m2 सेम होगा तो 2 पे हो जाएगा, m1 ज़्यादा होगा m2 से तो 1 पे आ जाएगा। मतलब भाई मेरे, करेगा तो इसी लाइन पे लाई होगा ना, ठीक है ना, तो ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो गया, ए। डन। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 20। चलो 20 क्या कहता है, सुनिए, इसको थोड़ा सा, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। चलो, 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स each of mass 1 kg are kept as shown in the figure touching each other with their centers on a straight line। ठीक है ना, सेंटर स्ट्रेट लाइन पे है। मैं एक बार और इसको डायग्राम बना देता हूँ। इफ़ देयर सेंटर्स आर मार्क्ड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम पी। ठीक है ना, 3 आपको स्फेयर दे रखा है और इस तीनों स्फेयर की ही बात आपको करनी है। तो चलिए एक बार अच्छे से मैं आपको पहले अच्छा डायग्राम बना देता हूँ। हटाओ इसको, डायग्राम कुछ देख लो। हाँ, ये है एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है ना, देखिए एक ऐसा है, एक स्फेयर ऐसा है एंड एक स्फेयर ऐसा है। डन। ठीक है, अब इसमें देखते चलो क्या क्या है। इसका सेंटर यहाँ पे, सेकंड वाले का सेंटर यहाँ, थर्ड वाले का सेंटर है। ठीक है, आइए, ये है P, ये है Q, ये है R। डन, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, और तीनों के तीनों क्या है, यहाँ पे आइडेंटिकल स्फेयर है, तो मास तीनों का कितना है, 1 kg। आपसे पूछा P से कितना है, P कौन है भाई मेरे, इस से। ठीक है ना, इसी P से कहाँ पे होगा। चलो स्टार्ट कर ले, आइए। बहुत आसान है, ये कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं। अगर आप देखोगे तो हम क्या करते थे, हम डायरेक्टली क्या, इस डायग्राम को मैं कुछ ऐसे कन्वर्ट कर दूं। देखो कि साहब P यहाँ पे हो गया एंड Q यहाँ पे एंड R। हमने देखा था ना कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जैसा होता है उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही होगा, मतलब उसके सेंटर ऑफ मास जो भी जितने भी है तो सबका सिमेट्रिसिटी जैसी होगी उसी पे आएगा उसका सेंटर ऑफ मास। ऐसा ही हो गया। चलो, P का कोऑर्डिनेट कितना, 0,0। डन। Q का कोऑर्डिनेट कितना, भाई Q का कोऑर्डिनेट के लिए P से जितना डिस्टेंस होगा वही ना, तो P से कितना डिस्टेंस है, ध्यान से देखो। तो इसको मैं PQ बोलूँ क्योंकि इसमें PQ के ही जगह पे ये थे, मतलब PQ जैसे है ना उसी टर्म पे दे रखा है। तो PQ कॉमा, मेरे को PQ कॉमा 0 बोलना चाहिए, x कॉमा उस पर ना। अच्छा, R का कोऑर्डिनेट कितना बोलोगे, क्या PR कॉमा 0 बोल दे, बस हो गया। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है भी नहीं ना। लीजिए, चलिए अब मेरे को देखो यार, अब यहाँ पे 3 मासेस हो गए। अब 3 मासेस का कहाँ पे होगा, बीच में कहीं ना कहीं इसके लाइन ज्वाइनिंग पे कहीं भी हो जाए, आ जाओ।
तो एक्स सेंटर ऑफ मास अगर मुझे निकालना है तो एक ही फार्मूला तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एम, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस पे ही है तो एक्स एक्सिस पे ही होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है ना। m1 कितना है 1, x1 कितना है 0, हटाओ 0, क्यों 0,0 है p का कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखो। m2 कितना है 1, x2 कितना है, x2 के लिए मैं p क्यों लिख दूँ, इससे ज़्यादा तो हम कुछ लिख भी नहीं पाएंगे क्योंकि अननोन्स के टर्म में अपने को आंसर देना है ना। m3 कितना, इतना, इसको कितना pr अपॉन क्या m1 1 kg 1 kg 1 kg 3 kg हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अच्छा, y सेंटर ऑफ मास तो 0 ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट सबका 0 0 ही है, तो ऐसे भी y कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा क्योंकि तीनों के तीनों एक्स एक्सिस पे ही है, तो एक्स एक्सिस में ही सेंटर ऑफ मास रहेगा। डन। लो, क्या यहाँ पी क्यू प्लस पी आर बाई 3 हो गया, यही आपका सेंटर ऑफ मास आ गया। डन। देख लो जरा कौन सा है, तो ऑप्शन मैच करो जरा, कौन सा है 20 ना, 20 का आपका आ गया आंसर बी। डन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब 21। अच्छा 21 का हाफ वर्ड थोड़ा सा नीचे है, कोई बात नहीं। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज सॉरी 21 है। ट्वेंटी वन में क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म फ्लैग शेप्ड लैमिना ऑफ मास 4 kg का, जो भी लैमिना दे रखा है नीचे थिन प्लेट का है, फ्लैट प्लेट है, वो 4 kg का है। कोऑर्डिनेट पूछा है, अच्छा द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम आर सोन, अच्छा कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, आपसे सिर्फ सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पूछा है। लो यही लैमिना है, ये फ्लैट प्लेट, लो पहले बना देते हैं, ठीक है ना। ऐसा है कुछ, इस तरीके का फ्लैग है, ए लीजिए। डन। अब क्योंकि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट x, y में दे रखा है, तो ये जो हम इसको बोल दें कि सर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ही रखा होगा, चलो ठीक है, अच्छी बात। कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ सबका पहले, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, कितना है 0,0, ये है 0,0, ये है आपका 1,0 एंड दिस इज द 1,2 एंड 2,2, एक मिनट, ये है आपका 0,3 एंड 2,3 है। एंड अगर मैं इसको ऐसे 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 से मिला दूँ तो यहाँ से यहाँ कितना y है ना, तो यहाँ पे 0,0 था, तो यहाँ पे 0,2 है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बढ़िया। देखो यार, इसको आपको जितने तरीके से करना ना, इस क्वेश्चन को आप उतने तरीके से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एकदम होगा ही नहीं। अरे यार सॉरी। अब इसको ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। एक तो हमने क्लास में चीज़ भी जानते हैं और पहले से ही पढ़ रखा है कि सर अगर इस तरीके का है, अगर मुझे नहीं समझ आएगा तो मैं क्या कर दूँगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, या तो मैं एक ऐसा बना दूँ, ठीक है ना, और मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है ना, ए बी, कैसा हो रहा है, ये है ए बी, ए सी, ये है डी, ये है ई, इसको एफ, इसको जी लिख देता हूँ। यार एक तो रेक्टेंगल है, तो मैं इसमें ऐसे बोल दूँ कि ए बी सी डी को एक पार्ट मान लूँ एंड ई एफ जी डी को एक पार्ट मान लूँ, ये भी चलेगा। या अगर कोई बोलेगा नहीं मेरे को नहीं मानना, तो मत मानो ना। कोई कहेगा नहीं मैं, अच्छा इस पॉइंट को भी मैं कुछ भी मान लेता हूँ, इसको टी मान लेता हूँ। कोई कहेगा ए बी ई टी को एक पार्ट मान लेता हूँ एंड सी टी एफ जी को एक पार्ट मान लेता हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं ना। आपको जैसे करना वैसे करो, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, और तुमको पता है जितने भी ज्योमेट्रिकल जैसे भी शेप्स आपको दे रखे हो तो उसका सेंटर पास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है, ये हम पहले से भी जानते हैं। तो चलो हम 2 पार्ट में इसको पहले ऐसे कर लेते हैं।
अच्छे से इसको डिवाइड कर लेते हैं। मैं आपको सिर्फ क्या कह रहा हूँ तो सुनो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ इसको इस तरीके से डिवाइड कर लो। कोई ऐसे करना चाहे वैसे भी कर ले, मैंने इसको ऐसे कर दिया। ऐसे करने का मतलब क्या है कि ए बी सी डी का सेंटर पास इसके एकदम ज्योमेट्रिकल सेंटर जो कि इसका बीच में होता है, पक्का ना? ये तो छोटी छोटी बात ही सबको पता है कि सर इसका सेंटर पास नहीं होगा। सर ये वाला जो ये जो पोर्शन बच गया, ये वाला जो पोर्शन बच गया हमारे पास एफ जी टी सी, ये वाला जो पोर्शन बच गया, इसका सेंटर पास कहीं यहाँ पे होगा, ख़त्म। और ये तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। इसका सेंटर पास कितना? सर इसका तो हाफ हो जाएगा, ठीक है ना? अरे एक्स एक्सिस में हाफ ही होगा ना, 0 और 1 का है तो इसका हाफ पे ही जाएगा। और ऊपर में कितना है? 3 तक है ना, तो 3/2 इस सेंटर पास आ गया। तो इसको मैं बोलूँ साहब ये फर्स्ट बॉडी हो गया और ये आपका सेकेंड बॉडी हो गया। डन। ये जो है फर्स्ट बॉडी वो है सेकेंड बॉडी। सेकेंड बॉडी का सेंटर पास बताओ जरा। सर इसका 1 से लेकर 2 तक है, तो सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5। एक्स में 1.5 कॉमा वाई में कितना है? वाई में तो एक यूनिट का ही है ना, तो हाफ हो गया, ख़त्म। या तो मैं इसको ऐसे बोल दूँ, मैं कुछ इसको इस तरीके से बोल दूँ कि मास, अच्छा पहले एक चीज़ और, मास भी तो डिवाइड करना है। अब फर्स्ट बॉडी का मतलब क्या है? ए बी सी डी हमारा क्या है? फर्स्ट बॉडी है। चलो फर्स्ट बॉडी का मास कितना? सिंपल सी बात है यार, ए भी तो बताना ही पड़ेगा ना। चलो अब बताने के लिए कैसे बताएं? सुनो, क्योंकि हमको बोला है कि 4 kg है। कितने kg का है? ये पूरा का पूरा जो आपको फ्लैट लेमिना, ये देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा कितने kg का है? 4 kg का है। तो 4 kg का है, तो हमने अभी क्या कर दिया है? हमने इसमें किया क्या है कि हमने ऐसा सेक्शन बना दिया, तो जितना एरिया उतना उसका मास हो जाएगा, ख़त्म हो गया ना। सिंपल सी बात है यार। अब जैसे देखो ए वाला सेगमेंट देखो, इससे फर्स्ट सेगमेंट का एरिया कितना है? फर्स्ट सेगमेंट का अगर एरिया निकालोगे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर दूँ। फर्स्ट वाले सेगमेंट का, ये तुम्हारा फर्स्ट बॉडी, ये तुम्हारा सेकंड बॉडी, फर्स्ट बॉडी का एरिया कितना हो जाएगा? क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का कितना हो गया? इधर विड्थ हो गया आपका 1 और इधर 3, तो इसका एरिया कितना है? 3। इसका एरिया कितना है देखो जरा, इसका हो जाएगा 1 × 1 1, मतलब दोनों का एरिया मिला के कितना हो गया? देखो यार 3 प्लस 1 मिनट 3 + 1 टोटल कितना हो गया? 4। ये एरिया की बात कर दूँ ना, तो भाई साहब जैसा एरिया होगा मास भी तो उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, ये 3 एरिया है, मान लो 3 मीटर स्क्वायर है तो इसका मास 3 kg, ये 1 मीटर स्क्वायर है तो इसका मास 1 kg। जिस रेशियो में एरिया डिस्ट्रीब्यूट होगा, एरिया चेंज होगा, उसी रेशियो में आपका मास भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो आई कैन ईजिली से वॉट कि फर्स्ट बॉडी का मास हमारा कितना आ गया? 3 kg एंड सेकेंड बॉडी का मास कितना आ गया मेरा? 1 kg, ठीक है ना। इसका मास 3 kg, मैं यहाँ लिख देता हूँ, M1 का मास 3 kg एंड फर्स्ट बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है X1, सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? 1/2, 3/2। डन, ओके। M2 बॉडी कितना है? M2 बॉडी का मास 1 kg एंड सेकेंड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? वहाँ लिख रखा है हमने 3/2 से लेकर 3/2 और 1/2 पे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो बढ़िया। आइए, इनफैक्ट 1/2 ना लिख के एक बात बताता हूँ यहाँ पे, सुनो। इस चीज़ को थोड़ा समझना और आसान मतलब ज़रूरी है। यहाँ पे एक चीज़ जल्दबाजी मैंने 1/2 लिख दिया। 1/2 देखो सेकेंड बॉडी का हम जितना कभी ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? क्या ध्यान से देखो तो, क्या यहाँ से ले रहे हैं? इस ए से ही ले रहे हैं ना, क्योंकि 0,0 से सारा कुछ चल रहा है अपना, इसमें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो सेकेंड बॉडी को कैसे मैंने 1/2 लिखा? या तो मैं 1/2 अगर लिखा तो हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ के रेफरेंस से लिखा होगा, तो हमको 0,0 मतलब नीचे का भी तो ऐड करना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ नहीं तो स्टार्टिंग में ही मैं आपको यहाँ पे लिख के कितना बता देता कि अगर यहाँ से ना 1/2 है जी, ये वाला डिस्टेंस 1/2 है ना, तो अपने को तो ओरिजिन से लेके चलना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 2, तो 2 + 1/2 कितना हो गया? 2.5 हो गया। तो या तो अभी आप जोड़ दो, नहीं तो पहले से भी जोड़ के चल लो तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ कि 5,5/2। ये चीज़ शायद आपको समझ में आ गई होगी और आनी भी चाहिए समझ में।
पहले लिखना है तो पहले भी लिख दो, लेकिन बाद में लिखना है तो बाद में भी लिख सकते हो, ऐसे कोई बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट नहीं दिखाया ना, इसलिए मतलब इस तरीके का कुछ बना के नहीं, एक मिनट, कुछ इस तरीके का ऐसा बना के आपको नहीं दिखाया कि मैं यहीं से 0 0 से जोड़ता चला जाऊँ, ठीक है। चलो, तो दैट मीन्स ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो सेंटर ऑफ मास हम निकालते चलते हैं। चलो, तो इस कंबाइंड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा, तो उसको एक्स सेंटर ऑफ मास से लिखूंगा। क्या लिखूंगा? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। चलो, m1 कितना है 3 kg, ये कितना है 1/2, 1 है, और यहाँ कितना है 3/2 अपॉन 4। 3/2 प्लस 3/2 कितना होता है 3, ठीक है, 3 3 6, 6/2 3, तो 3/4, 3/4 आंसर अपना किस में है? ओके, डेसिमल में, तो डेसिमल पहले ही कन्वर्ट कर दो। 3/4 का मतलब कितना हो गया 0.75। कोई दिक्कत? चलो, वाई सेंटर ऑफ मास कितना, अगर मेरे को यहाँ पे वाई सेंटर ऑफ मास बोलेगा निकालने के लिए, अगेन m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो m1 फिर अगेन मास कितना है 3 kg, y1 कितना है 3/2 प्लस m2 है 1, ये कितना है 5/2 अपॉन 4। कैलकुलेट कर लो ज़रा इसको, 9/2 प्लस 5/2/4, 9 और 5 14, 14/2 7, 7/4, 7/4 ही हो गया। तो 7/4 को कितना लिखोगे 1.75, ठीक है ना। सो एक्स सेंटर ऑफ मास कॉमा वाई सेंटर ऑफ मास कंबाइंड सिस्टम का कहाँ हो गया आपको, देखो यार 0.75 कॉमा 1.75, आंसर मैच कर लो कौन सा है, ठीक है ना। सो आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 21 का बी, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि कोई भी अगर ज्योमेट्रिकल शेप है पहले से ही, कोई भी सिमेट्रिकल, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है ना, या आपका स्फेयर, सर्कल, रिंग, इन सभी का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है, ठीक है। चलो, डन। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 22। 22 क्या कहता है, देखिए इसको, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, चलो अच्छे से पढ़ो इसको। स्टेटमेंट 1 में द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी, बिल्कुल करेक्ट बात है, एकदम सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी लाइज ऑलवेज एट द, अरे यार ये ऑलवेज देके सारा का सारा पंगा गड़बड़ कर दिया। ऑलवेज नहीं हो सकता, हमेशा सेंटर पे थोड़ी ना होगा यार, जरूरी थोड़ी। लो ये पकड़ लो, जैसे तुम मान लो ये कोई ऐसा गंदा सा फिगर लो, इसका सेंटर कहीं है कहीं क्या, लो ये कोई ट्रायंगल ले लो, इस ट्रायंगल का सेंटर क्या, सेंटर मास कहाँ जाएगा, उसका सेंटर, इसका सेंटर क्या ही हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो मतलब ये गलत बात है, ऑलवेज नहीं बोलना चाहिए था। हाँ मैं मानता हूँ कि स्फेयर है तो स्फेयर का उसके सेंटर पे गंदा स्फेयर बनाए तो मान सकते हो यार, रिंग है तो रिंग के इसके इस पे, कोई सिलेंडर है, कोई मान लो हॉलो सिलेंडर जिसका कि अपर बॉडी ऊपर से ऐसे दिख रहा है, जो कि रिंग ही दिखेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, बट यहाँ पे स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, मॉड्यूल में अगर तुम शायद ये बात मुझे याद भी आ गई, 22 का मॉड्यूल में आई थिंक आंसर आपको शायद डी दे रखा होगा, उसको कट कर देना, ठीक है ना। वहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 वहाँ पे शायद डी दे रखा है, डी को हटा देना, ठीक है ना, सी करेक्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ एंड मून सिस्टम लाइज, यार कहाँ हो गया, तो कॉमन सा सेंस है। अभी अभी शायद पहले भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही इसी फ्रेम का किसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। लो m1 m2 ये सबको पता है यार, यहाँ पे है आपका अर्थ और यहाँ है मून, सबको पता है अर्थ का जो मास होता है वो मून के मास से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जिसका मास ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उधर ही शिफ्ट होगा, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो अर्थ के बाजू में होगा। डन। सो क्लोजर टू अर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो, नाउ द क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या कहता है, एक मिनट, अच्छा रहने दो इसे। द मोशन, अच्छा ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। द मोशन ऑफ बाइनरी स्टार्स S1 S2 इन द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश, हियर x और y रिफर टू क्या, अरे यार देखो यार, दो कोई है ना,
एक आपका देखो कुछ, इसको मैं डायग्राम यहीं से दिखा देता हूँ, लो डायग्राम को ही देखो आराम से देखो। क्या S1 पार्टिकल यहाँ है, इस पार्टिकल का मोशन इधर है, S2 पार्टिकल इधर है, इसका मोशन इधर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है भी नहीं, ठीक है। अगर इस साइड में दे रखा है तो सुनो यार, अब क्या क्या है कि अब मैं कह रहा हूँ कि ये तो स्पाइरली ऐसे ऐसे कुछ मूव करता हुआ जा रहा है ना, अगर ये मूव कर रहा ही है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि दोनों के दोनों जो स्टार्स S1 S2 है ना, ये किसके कॉम्बिनेशन है। चलो अपन ऑप्शन देख लेते हैं, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड द मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। पार्टिकल इतना इतना, एक मिनट, एंड ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। एंड डी में है मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड पोजीशन ऑफ वन स्टार। हटाओ ये सब छोड़ो, देखो यार सिंपल सी बात है, एक पार्टिकल S1 यहाँ है, दूसरा पार्टिकल S2 यहाँ पे। अगर दोनों पार्टिकल यहाँ है तो अभी अभी हमने देखा एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा, ये तो हमको पहले पता है। तो दैट मीन्स इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा बीच में होगा, और ये दोनों के दोनों इसी के अबाउट क्या कर रहे हैं, ऐसे 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 रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐसे 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 रिवॉल्व कर रहे हैं। ये भाई साहब इधर और ये भाई साहब इधर, ठीक है। तो पहली बात कि ये इसका जो मोशन है, मोशन किसके अबाउट है, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये तो खैर करेक्ट है, जहाँ जहाँ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सही है, ठीक है ना। अब सुनो, कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड द मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। सुनो, अब अगर सिर्फ और सिर्फ S1 की बात करोगे तो S1 भाई साहब इधर ही है, ठीक है ना। अगर S1 पार्टिकल इधर है तो जो पार्टिकल अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पे होगा। S2 भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसका पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी के ऑब्जेक्ट पे होगा। तो यहाँ से मैं एग्जैक्टली ये बात बोल सकता हूँ कि S1 एंड S2 जो दो आपके पास बाइनरी स्टार्स है ना, ये दोनों के क्या है, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास तो है ही, एंड किसके अबाउट है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही है। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, या तो ऐसे भी बोल सकते हो कि दोनों के दोनों अगर मास अगर आगे शिफ्ट होते, देखो यार ये ऐसे ऐसे भी जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जाने का मतलब क्या है कि इसको ऐसे भी आप समझो ना कि इसका सेंटर मास पहले यहाँ है 1 पे, अब यहाँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी आगे मूव कर रहा है, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी मूव कर रहा है, ठीक है ना। और S1 S2 किसके अबाउट मूव कर रहा है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 24 का ए इज द करेक्ट। डन। चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कहता है, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग masses m1 and m2. If the particle of mass m1 is pushed towards the center of mass particles through a distance d, by what distance would be the particle of mass m2 move so as to keep the center of mass of particle at the original position। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन अच्छा खासा करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। आ जाओ, पहले अपन अच्छे से इसको डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका m1 और यहाँ है m2। डन, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बढ़िया, अब ध्यान से देखते रहना अपन इसमें क्या क्या करने वाले, ठीक है ना। इस m1 और m2 के बीच में डिस्टेंस कुछ l लेंथ रहा होगा, ठीक है, अच्छी बात है। और मैं कह रहा हूँ कि पहले इसका सेंटर ऑफ मास लेट सपोज, अच्छा पहले यहाँ ना देखे, मैं बीच में ही दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बीच में क्या ही दिखाओगे, लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास यहाँ था, ठीक है ना। जैसा मैंने डायग्राम ड्रॉ किया इससे तो ये समझ में आता है कि सर m1 ज़्यादा है, बट ठीक है कहीं भी लो, उससे कोई दिक्कत मुझे नहीं है। एंड अब क्या बोला है, सो सुनते चलो। m1 ने, देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द पार्टिकल्स ऑफ m1 इज पुश टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, दैट मीन्स m1 थोड़ा सा m1 को पुश किया इधर की ओर। डन। अच्छा, इसको पुश करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि ये डिस्टेंस कितना, x1 बोल दूं, ये डिस्टेंस कितना m2 का, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x2 बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है। अब आपने क्या बोला कि भाई साहब मेरे को क्या करना है, एक मिनट, एक m1 को सेंटर ऑफ मास के टुवर्ड्स में क्या करो, थोड़ा सा d डिस्टेंस बढ़ाओ।
ठीक है ना। तो दैट मीन्स इसको डी बढ़ा के मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना। अब M1 कहाँ आ गया, अब M1 यहाँ आ गया, डन। चलो अब सेंटर ऑफ मास को वहीं रहने देना है, चलो ठीक है बढ़िया। तो अब M1 का यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, मैं बोलूँ x1 माइनस डी डिस्टेंस हो गया, क्योंकि ऑलरेडी डी डिस्टेंस आपने इसको पुश कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का। चलिए तो M2 को कितना पुश करोगे कि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे, तो पहले M2 यहाँ था, तो लो मैं कह रहा हूँ साहब कि मैंने M2 को पकड़ के थोड़ा सा इधर कितना डिस्टेंस, लो मैं इसको D1 डिस्टेंस कह रहा हूँ। चलो D1 नहीं कह के मैं इसको D2 बोल देता हूँ, क्योंकि 2 नंबर का है ना, M2 पार्टिकल है तो इसका D2 कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए आई होप आप ये सब बात समझ गए होंगे। M2 को D2 डिस्टेंस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास में इसने पुश कर दिया। मैंने इसलिए पुश किया कि इसका सेंटर ऑफ मास इसको यहीं रहने देना है, बोला ओरिजिनल में जहाँ था बाद में भी वहीं रहना है। अगर राइट साइड में M2 को पुश कर देते तो सेंटर ऑफ मास मूव कर जाता, किधर, राइट साइड में शिफ्ट कर जाता, लेकिन वहीं रहने देना है तो हमको इसको टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास से शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। दैट मीन्स आई कैन ईजली से व्हाट कि अब M1, देखो यार हमने क्लास में या पहले कॉन्सेप्ट में ये चीज़ पहले से भी किया हुआ है। अगर ये M1 यहाँ है, M2 यहाँ है और एक मिनट इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो हम क्या कहते हैं सर, यहाँ से लेट सपोज R1 डिस्टेंस, ये हो गया R2 डिस्टेंस, तो हमने M1 R1 इक्वल टू M2 R2 बोलते हैं। अच्छा एक कैसे प्रूफ किया था ये भी हम अच्छे से समझते हैं। हमने मान लिया था कि मान लो कि x सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है 0,0, ठीक है ना। M1 का कितना हो जाएगा माइनस R1, 0, M2 का कोऑर्डिनेट कितना R2, 0, ये सब किया था ना। तो x सेंटर ऑफ मास अपन M1 x1 प्लस M2 x2 अपन M1 प्लस M2 किया था, और x1 की वैल्यू 0 बोल दी थी, सॉरी x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 बोली थी। ये सब बात आपको पूरे अच्छे से याद होगा, ये बात मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। अगर ये सारी बातें अगर आपको याद है, यही सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी लगाने वाले हैं, सिंपल सी बात है। अब मैं क्या बोल दूँ कि साहब मेरे पास M1 बॉडी A है एंड M2 बॉडी A है एंड सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे है, ठीक है ना, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है ना x1 माइनस डी है, एंड यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो आपका x2 माइनस D2 है, ठीक है ना। तो मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, बहुत आसानी से एक चीज़ मैं लिख सकता हूँ, M1 का कोऑर्डिनेट और M2 का कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से मैं लिख सकता हूँ। M2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो M2 का कोऑर्डिनेट, इसको 0,0 अगर मानते हो तो M1 को मैं, क्या M1 निगेटिव साइड हो जाएगा निगेटिव x में, तो मैं इसको ऐसे बोलूँ माइनस का x1 माइनस डी, ठीक है ना, 0। M2 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x2 माइनस D2, 0, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। और सेंटर मास अभी भी वहीं पे है। चलिए आपसे पूछा है कि M2 को कितना पुश करोगे, तो मेरे से इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, D2 की वैल्यू बता दो बस, ठीक है ना। आराम से इस पूरे डायग्राम को अच्छे से देखो, कहीं भी डाउट आए एक बार और इसको रिपीट करके सुन लो, ठीक है ना, कोई डाउट रह ना जाए बस। अब अपने को D2 निकालना है, तो D2 निकालने के लिए मैं ऐसे बोल दूँ सर इसका सेंटर ऑफ मास आप जैसा बोल रहे हो वैसा ही मैं करेंगे, हम करने वाले हैं M1 x1 प्लस M2 x2 बाई M1 प्लस M2, क्योंकि M1 x1 की वैल्यू कितनी है, देखो 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 इधर माइनस का x1 माइनस डी, ये आपका है किसकी वैल्यू x1 की, ठीक है ना, डन, प्लस M2 एज इट इज रहेगा एंड x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x2 माइनस D2, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2। देखो यार इसमें बहुत सारे, अच्छा x सेंटर ऑफ मास कितना हो गया 0, देखो 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 x सेंटर ऑफ मास कितना है 0,0 हम मान के चलते हैं ना, तभी ना दो पार्टिकल के बीच का जो रहता है सेंटर ऑफ मास उसके अगर ओरिजिन पे ही है तो अपन M1 R1 इक्वल टू M2 R2 बोल देते हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसे 0 बोल देना चाहिए, ठीक है ना। एक कैलकुलेशन अभी अपने को और करनी पड़ेगी, क्या 0 के साथ ये भाई इसके साथ चले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। तो मैं ऐसा बोलूँ माइनस M1
x1 माइनस डी प्लस m2 x2 माइनस d2 और इक्वल टू 0। क्या मैं यहाँ से बात बोलूँ m1 x1 माइनस डी इक्वल टू m2 x2 माइनस d2, ये बात तो बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, इसी इक्वेशन से मुझे d2 निकालना है। लेकिन ध्यान से अगर ऑप्शन को देखोगे ना तो ऑप्शन में कहीं x1 x2 नहीं है, और क्योंकि x1 x2 तो मैंने खुद से माना था ना, तो मुझे इसको हटा देना चाहिए। मतलब जो भी गिवन क्वांटिटी है ना, बस उसी क्वांटिटी में अपने को बात करनी चाहिए। ठीक है ना, आइए। तो x1 x2 क्या था, सुनो यार, एकदम स्टार्टिंग में आपने जो एज्यूम किया था वही तो x1 है। और जब कभी ऐसा होता है तो x1 की वैल्यू कैसे अपन निकालेंगे, सुनो यार, ये भी निकालने का तरीका है। क्या मैं, देखो ध्यान से सुनो, क्या मैं इस वाले स्टार्टिंग वाले डायग्राम में ऐसा बोलूँ सर x1 प्लस x2 की वैल्यू करेंगे तो L आएगा। ठीक है सर, m1 x1 इक्वल टू m2 x2, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों तो मुझे लिखना आता है पहले से ही। ठीक है ना, कब, जब सेंटर ऑफ मास इसका मैं 0,0 पे मान लेता हूँ तब। हमेशा से यही अपन करते ही हैं, अरे पक्का करते हैं ना। जब आप ये सब चीज़ कर लोगे तो यहाँ से इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से आप आराम से x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। x1 कितना आ जाएगा आपका m2l अपॉन m1 प्लस m2, x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी m1l अपॉन m1 प्लस m। अरे निकाल लेना आराम से, बहुत आसान है, कुछ मत करना। यहाँ से x1 की इक्वेशन नंबर 1 से x1 की वैल्यू x2 में पुट कर देना और आपका x2 निकल आएगा। और नहीं तो इक्वेशन नंबर 2 से x1 की वैल्यू 1 में पुट कर दो, सबकी वैल्यू निकल जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, बस मानता हूँ कैलकुलेशन बड़ा है बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो अब अपने को क्या करना चाहिए, सुनो यार, अब ये जो x1 x2 आपने जो निकाला है ना, ये वाला, इसकी वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, चलो लाओ करते हैं। जैसे आप पुट कर देंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, एक मिनट रुक जाओ, m1 यहीं रहेगा, x1 की वैल्यू कितनी है m2l अपॉन m1 प्लस m2 माइनस का d इक्वल टू m2, x2 की वैल्यू कितनी है m1l अपॉन m1 प्लस m2 माइनस का d2, ये पूरा का पूरा डन, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो यार, यहाँ का m1 हटा के मैं यहाँ पे m2 बाई m1 कर रहा हूँ। ठीक है, सुनो एक स्टेप और मैं चुरा रहा हूँ, यहाँ का m1 पकड़ के इसके अंदर में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सुनो, ये m1 को अगर अंदर में मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं ऐसे लिख दूँ m2l अपॉन m1 प्लस m2 माइनस का d इक्वल टू m2 रह गया बाहर, अंदर जाएगा m1, तो m1 से m1 कट गया, नीचे रह जाएगा m1 प्लस माइनस d2 अपॉन m1। पक्का, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, चलो अब अपनी बात, अब सारी चीज़ आ सकती है, क्योंकि अपने को d2 निकालना है। तो सबको क्या करता हूँ मैं, सुनो, d2 ही निकालना है ना, हाँ, क्योंकि d के फॉर्म में तो है ही अपने पास। चलो एक बार इक्वेशन में देख लूँ कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। ओके डन डन, चलिए, तो m2l अपॉन m1 प्लस m2, एक मिनट, ठीक है, m2 माइनस का d, आप d को माइनस d को उधर लेके जाओ, और माइनस का m2l अपॉन m1 प्लस m2 मैं इधर रहने देता हूँ। ठीक है ना, एंड माइनस का अगर ये है तो इधर आके प्लस हो जाएगा m2 d2 बाई m1, और इधर आके d हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ये वाला टर्म इसके साथ कट गया और इसके साथ अगर कट गया तो यहाँ से d2 की वैल्यू आ गई m1d बाई m2। ठीक है ना, तो हमें कितना, देखो यार,
x2 बॉडी, m2 बॉडी, सेकेंड नंबर बॉडी को कितना मुझे टूवर्ड्स द सेंटर शिफ्ट करना पड़ेगा, m1/m2। तो अपना आंसर क्या हो गया, C। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट कोई बात नहीं। इसमें आपका दो पार्टिकल का पूरा सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, प्रूफ कैसे किया था, उस सब का सब सेट हो जा रहा है। ठीक है ना। आई होप कि आपको कोई इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आ रही होगी। अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ठीक है ना। सो मैं निशांत अलविदा लेता हूँ। अच्छे से आप लोग पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक है ना, बढ़िया से, और नेक्स्ट पार्ट को फिर से अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बढ़िया से पढ़ाई करो।